बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं इसके चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें राजा किसान से संबंधित ये चैप्टर है और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। इसमें हम लेके आए हैं उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हों। ये क्वेश्चन तैयार किए हैं शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत शिक्षकगण हैं, उनकी टीम ने इनको बहुत ही मेहनत और लगन से तैयार किया है ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो शुरू कर रहे हैं अपना अध्याय नंबर 2। पहला क्वेश्चन है ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा था? तो पढ़ने वाले कौन थे? तो वो थे प्रिंसेप। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो पहले जो महाजनपद थे उनकी संख्या 16 मानी गई है। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा कौन सी है और लिपि कौन सी है? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं और लिपि की बात करें तो प्राकृत लिपि में वो लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता का क्या नाम है? तो वो थे चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे पावरफुल अगर महाजनपद की बात करें तो वो था मगध। मगध की शुरुआती राजधानी कौन सी रही है? तो वो रही है राजगाह। राजगाह या राजगृह जो है वो मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी रही थी। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान में क्या नाम है? तो मौर्य शासक की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसका अभी जो नाम है वो है वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? तो ये हिंद यूनानी शासक जो थे इन्होंने प्रतिमा और अपने नाम के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। नेक्स्ट है कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो वो कुषाण शासकों के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी लगाते थे। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा है? तो वो माना गया है तक्षशिला। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो वो माना जाता है मनुस्मृति को। चांदी और तांबे के बने प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो क्या कहलाते थे? वो आहते कहलाते थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो वो कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। किस शासक के लिए देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग हुआ था? तो वो हैं सम्राट अशोक के लिए ये उपाधि दी गई है। कलिंग विजय किस शासक ने की थी? वो भी सम्राट अशोक से संबंधित है। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीता था। मौर्य साम्राज्य मतलब मगध की राजधानी कौन सी है? तो वो रही है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को और 321 ईसा पूर्व में इसने नंद वंश के शासक घनानंद नंद को हराया था। तो इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ क्या कहलाती हैं? तो वो जातक कथाएं कहलाती हैं। हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? तो वो की थी बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है उत्पादकों और व्यापारियों के संघ क्या कहलाते थे? तो उस समय उनको श्रेणी नाम दिया गया है। कौन से ग्रंथ में ये बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है? तो वो गंधतिंदु जातक में ये बात बताई गई है। ऐसा राज्य जहाँ कई लोगों का समूह शासन
करता है तथा इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। वे किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो वो गण और संघ के नाम से जाने जाते थे। जातक कथाओं की जो भाषा है उसकी बात करें तो ये पाली भाषा में ये जातक कथाएं जो हैं ये लिखी गई हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्के मुद्रा के अंतर्गत आते हैं और इसके शास्त्र की बात करें तो ये मुद्रा शास्त्र या मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के संबंध में सत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ जेम्स प्रिंसेप ने 4 कथन दिए हैं, तो उनमें सत्य कथन आपको पहचानना है। पहला कथन इन्होंने दिया था, खरोष्टी लिपि का अर्थ इन्होंने सबसे पहले निकाला है। दूसरा है, अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्शी यानी मनोहर मुख आकृति वाले राजा का नाम लिखा है, तो ये बात भी जेम्स प्रिंसेप ने कही है। तीसरा है, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी मिलता है, तो ये तीनों ही जेम्स प्रिंसेप से संबंधित तीनों ही कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में सत्य कथन आपको पहचानना है। पहला है, भारतीय इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना गया। बिल्कुल सही है। इसे आरंभिक राज्य, नगरों तथा लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये भी सही है। इसी काल में बौद्ध एवं जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है और हर उप समिति में हर समिति में 5-5 सदस्य शामिल किए गए हैं। दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में किन सरदारों का उद्भव हुआ है? तो वो हैं चोल, चेर, पांडे। इन तीनों ही राजवंशों का उदय माना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त सभी लिपियों का मूल किसे माना गया है? तो ये माना गया है ब्राह्मी लिपि को। पश्चिम उत्तर अभिलेखों में प्रयुक्त कौन सी लिपि है? तो वो है खरोष्टी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के हैं, गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राजाओं में कई लोगों का समूह शासन करता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध गणों से संबंधित माने जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत था, फैला हुआ था। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य माना जाता है। कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट में लगाई गई हैं। कुषाण शासकों को प्रेरित करने वाले चीनी शासक स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। गुप्त शासकों का इतिहास किन स्रोतों की सहायता से लिखा गया है? तो साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों तथा कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों की सहायता से इनका इतिहास लिखा गया है। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है वो शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था। किसान खास तौर पर क्यों त्रस्त रहते थे? क्योंकि शासक जो थे वो अपने राजकोष को भरने के लिए बहुत बड़े बड़े करों की मांग किसानों से करते थे, जिसके कारण किसान परेशान या त्रस्त रहते थे। नेक्स्ट है, पाली भाषा में गणपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पाली भाषा में गणपति शब्द छोटे किसानों और जमींदारों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव के किन वर्गों का उल्लेख है? तो इसमें हम बात करें तो वेल्लालर मतलब बड़े जमींदार, और उलवर मतलब हलवाहा, और दास अणिमयी जैसे वर्गों का उल्लेख इसमें किया गया है। मनुस्मृति क्या है? मतलब आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध जो विधि ग्रंथ है, जिसकी भाषा जो है वो संस्कृत रही है, और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में इसकी रचना की गई है। जातक कथाओं के अनुसार करों से बचने के लिए जनता क्या क्या उपाय करती थी? तो जातक कथाओं के अनुसार करों से बचने के लिए जनता एक उपाय करती थी, वो था जंगल की ओर भाग जाना। भूमिदान क्या थे? मतलब वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को जो भी दान दिया जाता था वो भूमिदान कहलाता था। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो आरंभिक भारत में के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की यह पुत्री थी प्रभावती गुप्त, और इसने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन किया था। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षवर्धन के जो राजकवि थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्ष चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। किन लोगों पर अधिकारियों सामंतों का नियंत्रण नहीं था? तो पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूम घूम कर खेती करने वाले लोगों पर अधिकारियों सामंतों का नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किसे कहा गया है? तो इसकी हम बात करें, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां जिन पर चमकदार कली जो है वो चढ़ी हुई है, उन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया है। श्रेणी क्या थी? तो श्रेणी जो है वो उत्पादकों और व्यापारियों का एक संघ हुआ करता था। मस्थुवन, सत्वाह और शेट्टी ये कौन थे? तो ये क्या थे? बड़े सफल और धनी व्यापारी जो थे वो मस्थुवन, सत्वाह और शेट्टी कहलाते थे। सबसे पहले कौन से सिक्के प्रयोग में लाए गए? सबसे पहले चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के थे वो प्रयोग में लाए गए थे। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे कबायली गणराज्यों ने भी अपने सिक्के जारी किए थे। तो पंजाब हरियाणा ने योद्धे कबायली गणराज्य के सिक्के जारी किए थे। प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में लिखे गए थे। प्रतिवेदक कौन होते थे और इनकी नियुक्ति किसने शुरू की? तो सम्राट अशोक द्वारा प्रतिवेदकों की नियुक्ति शुरू की गई थी, और ये लोगों के समाचार जो हैं वो राजा तक पहुंचाने वाले संवाददाता होते थे। नेक्स्ट है अशोक के धर्म के सिद्धांत जो हैं वो सरल और सार्वभौमिक माने जाते थे। प्रभावती गुप्त द्वारा दंगुल गांव का दान किसे दिया गया? तो वो दिया गया आचार्य चन्नाल स्वामी को, ये गांव दान में दिया था। कुटुंबिन कौन होते थे? तो गांव के गृहस्थ और जो कृषक होते थे वो कुटुंबिन कहलाते थे। मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो वो अर्थशास्त्र में मिलते हैं, जिनको चाणक्य या फिर चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, इनके द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत जो हैं वो कौन कौन से थे? तो हम बात करें चंद्रगुप्त के दरबारी विद्वान और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इससे मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य या चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री गुरु सब कुछ थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, उसमें भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। जैन बौद्ध जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनसे भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति का जो अन्य नाम है वह है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख।
और इसके रचयिता की बात करें तो हरिसेन, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के जीवन, उनके विजयों, व्यक्तित्व गुणों, तत्कालीन राजनीतिक दशा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से प्रभावती गुप्त के भूमिदान किए जाने के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा है, उनकी पुत्री थी। संस्कृत धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार उस समय नहीं था, परंतु एक अभिलेख से ये विदित होता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामिनी मानी जाती हैं और उसने भूमिदान भी किया था। और कौन सा गांव दान में दिया था, वो हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, दंगुल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र जो रचना है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। हर्षचरित्र संस्कृत भाषा में लिखा गया कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी से ये संबंधित ग्रंथ है और इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो बाणभट्ट माने जाते हैं और उन्होंने लगभग 7वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की थी और इसी के साथ ये हर्षवर्धन के राजकवि भी माने गए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख आपको करना है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा लोहे के पत्तल वाले हलों का प्रचलन था। लोहे के फाल वाले हलों का उस समय प्रचलन था। गंगा घाटी में धान की रोपाई होती थी। सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों और नहरों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख आज भी इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन माने जाते हैं, ये बात आपको स्पष्ट करनी है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है, वर्तमान इतिहास लेखन में अभिलेखों की उपादेयता आपको सिद्ध करनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों तथा विचारों का उल्लेख मिलता है जो उन्हें बनवाते हैं। दूसरा बिंदु इसी क्वेश्चन का हो जाएगा, इसमें राजाओं के क्रियाकलापों तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के प्रमुख कारण आपको लिखने हैं, तो इसमें पूछे हैं कोई 2 कारण आपको बताने हैं। पहला कारण है, मगध क्षेत्र में लोहे की खदान भी सरलता से उपलब्ध थी, अतः लोहे से कृषि उपकरण और हथियार बनाए जाते थे। दूसरा इसका कारण है, मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे। ये हाथी मगध राज्य की सेना के एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक के धम का अर्थ है, अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों व आदर्शों की संहिता प्रस्तुत की थी वो धम कहलाए थे। अशोक के धम के सिद्धांत बहुत ही सरल और सार्वभौमिक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की कोई 2 सीमा आपको बतानी है। इसका जवाब हो जाएगा अभिलेख हमेशा केवल उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इस कारण अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी इनसे प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसका दूसरी सीमा है, अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ जो हैं वो किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का किस प्रकार वर्णन किया गया है। इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछ सकते हैं, समुद्रगुप्त एक बहुआयामी प्रतिभा से युक्त महान शासक था। उक्त कथन की व्याख्या आपको करनी है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विषय में लिखा है कि धरती पर उनका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। उनके गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा
वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण माने जाते हैं। वे करुणा से भरे हुए हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य माने जाते हैं। तो ये समुद्रगुप्त की विशेषताएं यहाँ हमें देखने को मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक शासक रुद्रदामन के अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है, वो आपको बताना है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा, शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में वर्णन किया गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था, परंतु एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध जो है वो टूट गए और सारा पानी बह गया। तत्कालीन शासक रुद्र ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई। जनता से किसी प्रकार का कोई कर उन्होंने नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड में महाजनपद है, दूसरी साइड में उसकी राजधानी है, आपको सुमेलित करना है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की वाराणसी, मगध की राजगीर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, अवंती की उज्जैनी और सूरसेन की मथुरा। तो ये आपको देखनी है कि इनकी राजधानी सही में मैच की हुई है या फिर इनको मैच करना है, मिलाना है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों की विशेषताएं आपको बतानी है कि महाजनपद क्या थे। तो इसका जवाब हो जाएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में आए अधिकांश महाजनपद राजा द्वारा शासित होते थे, लेकिन कुछ महाजनपदों में गण और संघ के नाम से समूह शासन भी होता था। भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा या फिर गण का सामूहिक नियंत्रण होता था। प्रत्येक महाजनपद की किलेबंद राजधानी होती थी, जिसमें सुरक्षा एवं राज्य कार्य हेतु सेना व व्यवस्थित नौकरशाही होती थी। उस काल में रचित धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा क्षत्रिय वर्ग से ही होना चाहिए था तथा अन्य सभी के लिए नियम यहाँ निर्धारित थे। आर्थिक स्रोत के रूप में राजा किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलते थे तथा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण के द्वारा भी संपत्ति जुटाते थे। वो भी एक वैध उपाय माना जाता है। कुछ महाजनपदों में स्थायी सेनाएं थी, जबकि कुछ राज्य अभी भी कृषक वर्ग से की जाने वाली सहायक सेना पर ही निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका जवाब लिखिए। तो इसका जवाब हो जाएगा, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था तथा उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक ने साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर शिलालेख लगवाए थे और नागरिकों से संपर्क स्थापित किया और प्रतिवेदकों के माध्यम से जनता की सूचना वो इकट्ठी करते थे। अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके कलिंग युद्ध से इन्होंने युद्ध नीति का त्याग किया और धम्म नीति का अनुसरण इन्होंने किया था। जनता के लिए कल्याणकारी कार्य अशोक ने करवाए एवं धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी अशोक के द्वारा की गई तथा अपने धम्म के प्रचार के माध्यम से साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्यों का उल्लेख आपको बताना है कि उनका क्या योगदान रहा है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जिसने 1838 ईस्वी में अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि है उसका अर्थ
निकाला तथा शिलालेख भी प्राप्त किए जिनमें सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है एवं बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक अशोक देवानानाम प्रियदर्शी के साथ उनका संबंध भी जेम्स प्रिंसेप ने स्थापित किया। उनके शोध कार्य से भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि विद्वानों ने प्रमुख राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना के लिए और अन्य भाषाओं के अभिलेखों तथा ग्रंथों के अध्ययन हेतु इसका उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी तक भारत के इतिहास की राजनीतिक रूपरेखा जो है वो स्पष्ट होकर हमारे सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि के क्षेत्रों में आए मुख्य परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया गया। गंगा की घाटी में धान की रोपाई, सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों, नहरों का निर्माण एवं पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जो इस काल में दृष्टिगोचर होते हैं। उपज बढ़ाने के साधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान जो है वो अधिक पावरफुल हो गए तथा किसानों पर अधिक कंट्रोल उन्होंने स्थापित किया। शासक वर्ग ने भूमि दान के द्वारा कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आरंभिक इतिहासकारों के लिए मौर्य साम्राज्य क्यों प्रमुख था? या इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछ सकते हैं, मौर्य साम्राज्य का महत्व बताइए। या फिर इसी क्वेश्चन को तीसरे रूप में इस प्रकार पूछ सकते हैं, 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा स्रोत क्यों माना? तो इसका जवाब हो जाएगा, इतिहासकारों ने जब भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की संभावना बहुत ही चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। अभिलेखों पर लिखे संदेश से इतिहासकारों को अनुभव हुआ कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली, परिश्रमी तथा लोक कल्याणकारी शासक हुए थे। यही कारण है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा स्रोत माना। तो इसी के साथ अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तुरंत प्राप्त करें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो अगर आपको देखने हैं तो चैनल पर जाएं, वहां आप अन्य सब्जेक्ट के और इसका फर्स्ट चैप्टर भी आप YouTube वाले इस चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।